तो जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आज की क्लास में बात करेंगे हिंदी शिक्षण विधियों के पार्ट नंबर 5, हिंदी पेडागोजी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 5 में। आज हम टोटल 35 क्वेश्चन करेंगे इस पार्ट में। इसके पहले 100 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं आपके पार्ट 4 में। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में 100 प्रश्न हमने किया है, 25-25 प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास, प्रत्येक पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा प्रिपरेशन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। सी टेट एंड एमपी टेट, यूपी टेट, रीट ऑल टीटी एग्जाम की बात करेंगे। देर न करते ये 35 प्रश्न आएंगे। आपका स्कोर डिपेंड करता है कि इस 35 में, इस पार्ट में आपका फीडबैक कितना है। और ये 135 प्रश्न बहुत ही लाजवाब है आपके। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। आज आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि मौसम का परिवर्तन है। मौसम की परिवर्तन की वजह से तबीयत थोड़ा समझ में आप लोगों को ऑलरेडी आ गई होगी, लेकिन फिर भी कंटिन्यू हम लोग करते हैं। ठीक है, आप लोगों का मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग फीडबैक करते हैं, तो हमें एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है। बाहरी शक्ति नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, क्लास तो करना ही है। तो चलिए, पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है आज के पार्ट नंबर 4 का। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि फलालेन बोर्ड का प्रयोग होता है। जी हाँ, अक्सर हम ये शब्द घरों में उपयोग करते हैं कि फलाने ने ये बताया था, फलाने ने किया था। क्या आपने ऐसा प्रश्न भी सुना है कि फलालेन बोर्ड का प्रयोग होता है? जी हाँ, फलालेन एक बोर्ड भी होता है और इस बोर्ड का प्रयोग चित्र प्रदर्शन हेतु किया जाता है। किसके लिए? फलालेन बोर्ड का प्रयोग किस पर किया जाता है? चित्र प्रदर्शन हेतु किया जाता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाए। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, अनुकरण वाचन के भेद बताना है। सभी बताइएगा। जी हाँ, 2, 3, 4, 5 कितने भेद होते हैं अनुकरण वाचन के? सभी बताइएगा। देखिए, अनुकरण वाचन के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 2 भेद होते हैं। अब आपका जवाब होगा कौन कौन से होते हैं, ये भी हम बता देंगे। देखिए, अनुकरण वाचन समझ लेते हैं। कक्षा में शिक्षक के वाचन के उपरांत द्वारा जो उसको दोहराए जाने से संबंधित होता है वह अनुकरण वाचन होता है। अक्सर देखते होंगे शिक्षक दोहराते हैं, बच्चों द्वारा जो उसको दोहराया जाता है, या शिक्षक कहते हैं हमने आज आपको क्या बताया, तो बच्चे जब दोहराते हैं तो क्या कहलाता है? अनुकरण वाचन। और इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है संवेद वाचन, दूसरा होता है व्यक्तित्व वाचन। ये दोनों वाचनों के हमने लिखा भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। संवेद वाचन का अर्थ होता है एक जगह पर एकत्रित होना। सामूहिक वाचन ही संवेद वाचन कहलाता है। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है। और जो आपका व्यक्तित्व वाचन होता है, ये कक्षा में एक बार में एक विद्यार्थी द्वारा पाठ का वाचन करने से संबंधित होता है। ये किस पर होता है? यानी ग्रुप में नहीं होता है। ये माध्यमिक कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। तो संवेद वाचन का प्राइमरी में छोटी कक्षाओं में, व्यक्तित्व वाचन का माध्यमिक कक्षाओं में प्रयोग किया जाता है। तो दोनों चीजें भी आपको समझते जाना है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है? सभी बताइएगा। देखिए, सतत व्यापक मूल्यांकन जब भी जिक्र होता है, इसमें प्रभावी रूप से बल देने का जिक्र होता है, तो वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया था। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन, इससे 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आप जानते हैं एग्जाम में, अगर आप पहली बार बैठ रहे हैं तो ये जान लीजिए, अगर आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं तो आप समझ गए होंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य नहीं होता है, तो ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। देखिए, मूल्यांकन को नियमित एवं समग्र बनाना उद्देश्य होता है। मूल्यांकन में रटने के बजाय समझने पर बल दिया जाता है। मूल्यांकन निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना होता है। तो क्या उद्देश्य नहीं होता? मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड हो जाएगा। और ये पूछा जाए कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये हमारे उद्देश्य हो जाएंगे। थर्ड हमारा उद्देश्य नहीं होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है जो स्क्रीन पर दिया गया कि स्वर में उतार चढ़ाव क्या कहलाता है। अक्सर जो स्वर में उतार चढ़ाव देखते हैं, तो ये उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? सभी बताइएगा। जी हाँ, जो ये उतार चढ़ाव होता है, इसको अक्षर, लय, स्वर शैली या इनमें से कोई नहीं क्या बोला जाता है? तो आपने अक्सर देखा होगा
कि शिक्षक क्या बोलते हैं बच्चों से, आप भी बोलते होंगे कि शैली से पढ़ना है, स्वर शैली से पढ़ना है। कोई भी कविता है, श्रवण है, शैली से पढ़ी जाती है। जैसे वीर की है तो वीर से बोलेंगे। अक्सर मैं एक एग्जाम्पल सबसे ज्यादा देता हूँ, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब भी खूब लड़ी मर्दानी आता है ना तो अपने आप आपके हाथों की मुट्ठी बंद हो जाती है, यानी वीर रस का उदाहरण है। तो उतार चढ़ाव जो होता है स्वर में, वह क्या कहलाती है, स्वर शैली कहला जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य नहीं होता। यह प्रश्न रिपीट हो गया है। मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना यह उद्देश्य नहीं होता है। बाकी आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। चित्र एवं विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है। तो यह दोस्तों यांत्रिक और दस सामग्री होती है। जी हाँ, देखिए कोई टीम नहीं है, वन मैन आर्मी यहाँ पे टीम है, स्वयं मैं क्रिएट करता हूँ तो हो सकता है कई क्वेश्चन कॉपी भी हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों का फीडबैक भी अच्छा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, आप लोगों का साथ मिलता है, आप लोगों को प्यार मिलता है, आप लोगों का फीडबैक मिलता है। इसीलिए जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं, आप सभी के माता पिता को नमस्कार और प्रणाम करते हैं। साथियों, चित्र विस्तारक यंत्र का जब भी जिक्र होता है, जी हाँ, किसकी बात करेंगे, चित्र विस्तारक यंत्र जिस प्रकार की सहायक सामग्री होती है वह होता है यांत्रिक दृश्य सामग्री। चित्र विस्तारक अगर यंत्र पूछा जाए, यांत्रिक दृश्य सामग्री, ये अपने माइंड पे बैठा लेना है, अपने माइंड पे स्टोर कर लेना है, स्टोरेज कर लेना है। भाषा दक्षता जिसे हम कौशल कहते हैं, दक्षता मतलब होता है कौशल, तो भाषा कौशल विकास किया जा सकता है या भाषा दक्षता का विकास किया जा सकता है। तो शुद्ध उच्चारण के माध्यम से भी किया जा सकता है, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर भी किया जा सकता है, और शब्द रचना का ज्ञान कराकर भी किया जा सकता है। यानी उपरोक्त सभी के अनुसार जो है भाषा दक्षता या कौशल का विकास किया जा सकता है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि रचना शिक्षण के मुख्य रूप क्या होते हैं। तो रचना शिक्षण का मुख्य रूप हम ऑलरेडी बता चुके हैं। क्या बताए हैं, दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं साथियों, सभी कमेंट कीजिए, दो रूप। ये दो रूप कौन कौन से होते हैं ये भी जानना जरूरी है। खोद खोद कर हम लाएंगे, प्रत्येक प्रश्न को डिटेल के साथ बात करेंगे। कहीं से भी प्रश्न आए, आपसे बनना चाहिए, आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो रचना शिक्षण के एक होता है निर्देशित रचना। यह माध्यमिक स्तर पर लिखित अभिव्यक्ति के विकास के लिए समांतर निर्देशित रचनाओं पर इस पर बल दिया जाता है। दूसरी होती है मुक्त या स्वतंत्र रचना। ये दूसरे प्रकार की लिखित रचना या मुक्त स्वतंत्र रचना कहलाती है। इसमें लेखक को भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से स्वेच्छा अनुसार शब्दों का चयन कर विषय वस्तु को संयोजित करने की स्वतंत्रता रहती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और स्वतंत्र रचना के कुछ प्रकार हैं, जैसे यात्रा वृत्तांत, प्रकृति वर्णन, जीवनी लेखन। ये क्या है, स्वतंत्र रचना। ये भी आपको ध्यान देना है। उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए, तो पहले ये जान लीजिए, उपचारात्मक शिक्षण में उत्साहवर्धन, अभ्यास, सहानुभूत होता है, उपहास नहीं होता है उपचारात्मक में, क्योंकि उपचार किया जा रहा है। और किसी का भी उपचार अगर उपहास से किया जाए, हंसी उड़ा कर किया जाए, ठीक है, तो ये गलत, बच्चे से नहीं बनता है। तो बच्चे को प्यार प्रेम से समझाइए, उदाहरण देकर समझाइए, उपहास देकर नहीं, किससे बनता नहीं है। देखो ये कितना वो है, ठीक है। तो उसको बच्चे को उपहास देंगे तो नेगेटिविटी जाती है, और उपहास शब्द ही अपने आप में एक नेगेटिव है, किसी का भी उपहास हो। एक उपहास से आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी जो महाभारत है एक उपहास से ही बनी है। महाभारत सभी देखे होंगे, केवल एक उपहास से, और वो उपहास आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की, क्योंकि आज की क्लास में हम 35 प्रश्न कर रहे हैं। भाषा शिक्षण की सुतलेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या नहीं होता, यह क्या होता है, दोनों प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो भाषा शिक्षण के शुद्ध लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य होता है शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, हस्तलिपि सुधारना। लेकिन वर्तनी को दोष करना यह शुद्ध लेखन का नहीं होता, क्योंकि लेखन का संबंध वर्तनी से नहीं होता है। यह भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सा भाषा है। जी हाँ, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि, यहीं से भी हमारा प्रश्न क्लियर हो गया था, क्योंकि भाषा शिक्षण की सूत्र विधि की बात करते हैं तो संस्कृत ही होता है मूल स्रोत, ठीक है। और यह विधि नियम से उदाहरण की ओर जाती है, अर्थात इसमें व्याकरणिक नियमों को कुछ उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से बच्चों को या बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
सूत्र प्रणाली के द्वारा संक्षिप्त सूत्र याद कराए जाते हैं। सूत्र प्रणाली सामान्यतः दोष युक्त होती है। तो सूत्र प्रणाली कौन सी होती है? एक दोष युक्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें याद कराया जाता है, और जहां पे याद शब्द आएगा निगेटिविटी होगा, नकारात्मक होगा। अगला प्रश्न, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी होती है? किस स्तर के लिए उपयोगी होती है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, टीचर एग्जाम में अव्वल आना, अपने सिलेक्शन को 101% पक्का करना, सभी का कमेंट यहाँ पे आना चाहिए। लेखन और उच्चारण के लिए जो अनुकरण विधि उपयोगी होती है वह प्रारंभिक स्तर के लिए होती है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना होता है। बच्चे से क्यों बुलाया जाता है? बच्चा बोलेगा, गलती कहीं करेगा तो शिक्षक उसको बताएंगे, दोहराएंगे कि ऐसा नहीं बोलना, इसको ऐसा बोला जाता है, शुद्ध पड़ेगा। तो वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे का शुद्धिकरण। किसका शुद्धिकरण? उच्चारण। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि अधिगम की संपूर्णता होती है। देखिए, अधिगम की जो संपूर्णता होती है वह किससे होती है? इकाई योजना से। ठीक है, अधिगम की जो संपूर्णता है वह इकाई योजना से होती है। और लेखन कला का विकास किससे होता है? तो लेखन कला का जो विकास होता है वह अभ्यास से होता है, प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो इसको पकड़ के चलता है जीवन भर सुखी रहता है, अपने सपने को साकार करता है। क्योंकि अभ्यास, प्रैक्टिस किसी भी का भी हो, किसी भी विभाग में हो, किसी भी पार्ट हो, किसी का भी हिस्सा हो, अभ्यास प्रैक्टिस से वह सर्वोपरि बनता है, सर्वोत्कृष्ट बन जाता है। हिंदी शिक्षण की उपलब्धि की जांच की जा सकती है। कोई भी परीक्षण हो, देखिए एक बार में सफल नहीं होता, कई बार यहाँ पे अभ्यास होते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, पैरासीटामोल जो बुखार के लिए है, नाइस जो गोली है, टैबलेट है, वह दर्द के लिए है। तो कहीं ना कहीं इस पर कई सारे आविष्कार हुए हैं। ठीक है, तो हिंदी शिक्षण की उपलब्धि की जांच की जा सकती है वह उपलब्धि परीक्षण के। तो जो उपलब्धि शब्द है ना, ये ऐसे नहीं मिलती है दोस्तों, कई दिन रात जागना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं होता है? तो शिक्षण विधि को स्थायी रखना उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक क्या होता है? पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना चाहिए, उस पर निदान कर लेना चाहिए। इसके बाद ही भैया हम कारण जानेंगे ना, बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, तभी उस पर हम उपचार करेंगे। तो निदान भी ढूंढना बहुत जरूरी है। और विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना चाहिए। ये दो चीजें उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक हैं। लेकिन शिक्षण विधि को स्थायी रखना यह आवश्यक नहीं है, कि उपचार बहुत जरूरी है। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? तो आप सभी जानते हैं जो व्याकरण की शिक्षा है वह पाठ्य पुस्तक, निगमन, आगमन, इन तीनों विधियों पर दी जाती है स्वतंत्र रूप से। लेकिन भाषा संसर्ग की विधि में जो है स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से जो है भाषा संसर्ग की विधि में नहीं दी जाती है। अगला प्रश्न वीवीआईपी प्रश्न है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? किसकी बात करेंगे? बीएस ब्लूम का जिक्र हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, बीएस ब्लूम का जब भी जिक्र होता है इसमें नवीन आयाम पूछा जा रहा है तो एक ही होता है, वो होता है मूल्यांकन उपागम। जी हाँ, बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? तो बीएस ब्लूम ने शिक्षा में नवीन आयाम मूल्यांकन उपागम दिया है। हर्बर्ट उपागम सभी लोग जानते हैं किसने दिया, सभी कमेंट कीजिएगा। आरसीएम उपागम और मॉरिसन उपागम। ठीक है, तो यहाँ पे मूल्यांकन उपागम की बीएस ब्लूम का जब भी जिक्र होता है तो मूल्यांकन उपागम की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है कि विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? विश्लेषण करना तो शब्द से वर्ण का प्रयोग होता है। विश्लेषण करना है, किसी भी छोटी चीज को बड़ा बताना है। ठीक है, विश्लेषण करना, छोटी चीज है उसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांटना है। तो कोई भी शब्द उसको वर्णों में कर दीजिए। जैसे यहाँ पे शिकार शब्द है, ठीक है, शिकार, अब इसको शिकार शब्द यानी शिकारी करना, तो ये शब्द को वर्ण से तोड़ देना। तो हम यहाँ पे बता देंगे छोटी सी है, बड़ा का है, छोटा रा है। तो इसको हमने क्या कर दिया? विश्लेषण बता दिया।
यानी विश्लेषण कर दिया गया। तो शब्द से वर्ण, ये ध्यान देना। अगली जो विधि है, इसमें इस विधि में बताना है कि मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, और यह कथन कौन सी विधि संदर्भ में कहा गया है, सभी बताइएगा। 4 आपके गठन विधि, प्रत्यक्ष विधि, वेष्ट विधि या परोक्ष विधि। तो जिस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, तो जो यह कथन विधि है, यह किस संदर्भ में कहा गया है, यह परोक्ष विधि के संदर्भ में कहा गया है। परोक्ष, ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार चित्रकार के लिए तालिका फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा खड़िया के टुकड़े का महत्व। खड़िया का टुकड़ा जिसे हम छुई या चौक बोलते हैं, चौक, उसे खड़िए के टुकड़े भी कहते हैं। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की क्या है, सत्संग गिनी जाती है। किसने कहा है, पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी का कहना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है। तो कविता की जो शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली है, वह सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि खंडान्वय प्रणाली के नाम से जानी जाती है। भाषा की दृश्य रचना के रूप बताना है। तो भाषा की दृश्य रचना के 2 ही रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है रचना की दृश्य या रचना से तात्पर्य क्या होता है, बच्चों द्वारा मन के विचारों को शुद्ध, रोचक एवं क्रमबद्ध रूप से मौखिक या लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही रचना है। यह मौलिक विचारों को सुसंबद्ध एवं अलंकृत भाषा में प्रकट करने से संबंधित होती है। और भाषा की दृश्य रचना के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक रचना, दूसरी होती है लिखित रचना। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होता है या होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया, किसने कहा है, लिखाई का कार्य जो है पढ़ाई से पहले शुरू होना चाहिए। बच्चा जब विद्यालय जाता है, तिरछी आड़ी रेखा खींचता है, क्यों रीजन भी दिया गया है, क्योंकि पढ़ाई की अपेक्षा लिखाई सरल है। तो लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत है, यह कथन, यह स्टेटमेंट किसका है, यही बताना है। तो यह स्टेटमेंट है श्रीमती मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी, जो मॉन्टेसरी पद्धति के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा, दोनों भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी जो विधि कहलाती है, वह कौन सी विधि कहलाती है, सभी कमेंट करके बताइएगा। तो वह विधि कहलाती है व्यतिरेक विधि। जी हाँ, मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा, दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण जो प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि होती है, वह कहलाती है व्यतिरेक विधि। पहला ऑप्शन सही और सटीक हमारा दिया गया है। अगला कि अध्यापक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण के पूर्व, प्रदर्शन पाठ के समय छात्र अध्यापक अनुकरण विधि का प्रयोग करते समय किस भूमिका का निर्वाह नहीं करता है। तो 2 प्रश्न होंगे, किस भूमिका का निर्वाह करता है और नहीं करता है, दोनों पता हो जाएगा। तो अध्यापक यानी आप जो है, जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आप शिक्षा संस्थाओं में शिक्षण के पूर्व, प्रदर्शन पाठ के समय छात्र अध्यापक अनुकरण विधि का प्रयोग करते समय जिस भूमिका का निर्वाह करेंगे, वह होगा छात्र, शिक्षक और पर्यवेक्षक। लेकिन प्रचारक भूमिका का निर्वाह यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापक शिक्षण के संस्थाओं शिक्षण के पूर्व, प्रदर्शन पाठ के समय, प्रदर्शन छात्र अध्यापक अनुकरण विधि का प्रयोग करते समय, यहाँ पे छात्र इंपॉर्टेंट है, भूमिका निर्वाह शिक्षक और पर्यवेक्षक। प्रचार का यहाँ पे सबसे ज्यादा भूमिका निर्वाह नहीं होता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न का। अनुवाद विधि सिद्धांत पालन करती है। तो अनुवाद जो विधि है, वह ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत का पालन करती है। अनुवाद करना, अनुवाद करेंगे तो जो चीजें ज्ञात होगी पहले उसको करते हैं, फिर जो ज्ञात होती है वो अपने आप पता चल जाती है। संस्कृत में से होता है, क्योंकि हिंदी की, अगर आप हिंदी को थोड़ा बहुत अर्थ जानते हैं, संस्कृत में थोड़ा बहुत अर्थ निकाल लेते हैं, तो यहाँ वहाँ का अगर आपने अर्थ निकाल लिए तो बीच का अपने आप अर्थ निकल जाता है। तो अनुवाद विधि का सिद्धांत पालन करती है, वह ज्ञात से अज्ञात की ओर पालन करती है। ये सारे एग्जाम्पल हम जो डेली करते हैं, ठीक है, हम प्रयोग करते हैं, वो सारे एग्जाम्पल हैं। मैं कहीं और सिर्फ बुक से नहीं लिखा मिलेगा, ठीक है। ये जो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं ना, वो अपने आप एग्जाम्पल निकल आता है। तो भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है।
तो भाषा संसर्ग विधि को समझ लीजिए। इस विधि में 3 कथन सत्य दिए गए हैं और ये कथन असत्य दिया गया है। तो पहले हम सत्य कथन की बात करेंगे। भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण का व्यवहारिक प्रयोग सिखाना चाहिए। व्याकरण शिक्षण को समय तार्किक क्रम के स्थान पर परिस्थिति का महत्व अधिक होता है। औपचारिक व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन भाषा संसर्ग विधि में कौन सा कथन असत्य है कि व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग शिक्षण करवाया जाए? यह भाषा संसर्ग विधि में असत्य दिया गया है, क्योंकि व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण करवाना चाहिए। तो भाषा संसर्ग के अकॉर्डिंग यह असत्य है, फॉल्स है। अगला प्रश्न है, 4 से 5 प्रश्न और बचे हुए हैं साथियों। कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है? वह कहलाती है प्रदर्शन। जी हाँ साथियों, प्रदर्शन विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि। प्रश्न आ गया कि शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है, वह होती प्रदर्शन विधि। प्रश्न आ गया कि वह कौन सी विधि है जिसका उदाहरण प्रारंभिक व्यवहार का आधार है? वह हमारी है प्रदर्शन विधि। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी भी प्रश्न पर डाउट है आप बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर यानी मैं विजय जायसवाल आपके कमेंट का, फीडबैक का स्वागत अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी कठिनाई को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आप ही बताइए आपको क्या करना चाहिए। विद्यार्थी यानी जो बच्चे हैं उनकी अधिगम की योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय संबंधित कठिनाई को समझना है। तो एक शिक्षक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? एक अध्यापक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? बोध प्रश्न करना चाहिए। किस प्रकार के प्रश्न? बोधपूर्वक प्रश्न करने चाहिए। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक जैसे सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? पॉलाव, टालमैन, बी.एफ. स्किनर या रॉबर्ट एम गैने की बात करते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब है। तो मनोवैज्ञानिक जैसे सूक्ष्म शिक्षण जिस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित होता है वह हमारा कहता है टॉलमैन। इसको टालना ही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा कि बी.एफ. स्किनर का कहना सही बताइए, इसको मत टालिएगा क्योंकि इसको कहने वाले बी.एफ. स्किनर है। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण जिस मनोवैज्ञानिक अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है वह है बी.एफ. स्किनर। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? तो चूहे और कबूतर का जिक्र होता है। पॉलाव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया। ठीक है। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर किया। ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। कोहलबर का जिक्र होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए, शिक्षार्थी विद्यार्थी बिना गंभीर चिंतन तथा तर्कसंगत बोध के ही किसी विधि में रटने को जो विवश होता है वह समवाय विधि है, सूत्र विधि है, अभिक्रमिक अनुदेशन है या व्याकरण अनुवाद विधि है। देखिए साथियों, शिक्षार्थी विद्यार्थी बिना गंभीर चिंतन या तर्कसंगत बोध के ही जिस विधि में रटने को विवश हो जाता है वह हमारी विधि कौन सी कहलाती है? सूत्र विधि। सूत्र को रटना होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a माइनस बी माइनस प्लस बी बराबर होता है ना? नहीं होता है, सभी बताइए। एक आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये आपको याद करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, दल शिक्षण के लिए उपयुक्त कथन कौन सा होता है? तो दल शिक्षण के लिए उपयुक्त कथन होता है कि प्रत्येक दल सदस्य का उत्तरदायित्व पृथक स्तरीय होगा। दल शिक्षण के लिए उपयुक्त कथन क्या दिया गया है कि प्रत्येक दल जो है सदस्य का उत्तरदायित्व पृथक स्तरीय, पृथक मतलब होता है अलग, एक स्तरीय होगा। स्तरीय मतलब स्तर। ठीक है। तो ये रहे 135 प्रश्न हमने कर दिया है और इसके पहले 4 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 135 का है। ये क्वेश्चन है हिंदी पेडागोजी में जो टॉप क्वेश्चन है। हिंदी टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे, हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन की बात करेंगे। ये आपके 15 नंबर पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है ये 15 में से आप लोग 6 से 7 नंबर तो ऑलरेडी सिंपल कर लेते हैं। जो और आपके 6 से 7 ये 6 से 8 नंबर होता है जो आप नहीं कर पाते हैं वह आप कहाँ से करेंगे? ये वीडियो, ये पार्ट, ये पूरा
क्लास देखने के बाद ऑलरेडी आप कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। आई होप आप समझ गए होंगे, प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझा होगा, फीडबैक भी दिया होगा। अभिनंदन, स्वागत है। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।